नमस्कार। नमस्कार। आपने ये जो पूरा स्टार्ट किया अपना, तो बच कैसे आपने बचपन से कैसे आपकी ये सोच आई? हाँ, ये सब थोड़ा-सा बताएँगे बायोग्राफी आपकी? मैं मेरा इसी गांव में एक ग्राम बीटा है, जनपद बुलंदशहर का, उसकी तहसील स्याना पड़ता है। आपका डेट ऑफ बर्थ? और इसी गांव में मेरा जन्म हुआ 4 जनवरी सन 1954 को। और लगभग 6-7 साल की उम्र से रहते रहते ही मेरे माता पिता की प्रेरणा खेती और शिक्षा के साथ रही। किसान परिवार में होने से खेती भी करते रहे और शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया। लेकिन विशेष रूप से जब ग्रेजुएशन कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उस समय माताजी और पिताजी दोनों की इच्छा थी कि हम खेती करें। उस खेती के आधार पर यह तय हुआ कि हमको खेती किस प्रकार करनी है। तो पहले स्थिति में हमने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमने खेती करना चाहा। ठीक है। उस खेती करने में क्या पता लगा कि बाजार की लागत आधारित खेती से हम अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि देश में परिस्थितियां थी, अनाज की कमी थी। इसलिए भारत सरकार के द्वारा हरित क्रांति के नाम से एक कृषि की नई पद्धति विकसित की गई। किस साल में? ये लगभग 1960 के आसपास में भारत में इसकी एक अच्छे तरीके से शुरुआत हुई। धीरे धीरे किसान इसको एडप्ट करते चले गए। लेकिन 1987 में 1987 में हमने इसका जो इकोनॉमिकल डाटा निकाला, तो उससे पता लगा कि इसमें जो आर्थिक असंतुलन है, अर्थात उत्पादन को बेचने से जो किसानों की आमदनी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ेगी और इससे बाजार की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि ये इनपुट पर आधारित कृषि है। मशीन बाजार से, बीज बाजार से, दवाई बाजार से, खाद बाजार से, बिक्री भी बाजार में, कीमत भी बाजार लगाएगा। तो इस प्रकार से ये पता लगा कि खेती में बदलाव की जरूरत है। उस समय फिर हमने पूरे देश में, दुनिया में जिस प्रकार के विचार, मानसिकताएं, प्रयोग, तरीके वो सारे सारे हो रहे हैं, 10 वर्ष तक अपने खेती में प्रयोग किए। ये किस साल से किस साल? ये ऐसा मान के चलिए 87 से लेकर और 97 तक हमने गौ आधारित खेती, नक्षत्र कृषि, अग्निहोत्रा, सजीव खेती, सेंद्रीय खेती, नैसर्गिक खेती, बायोडायनेमिक, इस तरीके के प्रयास किए। उन प्रयासों से पता लगा कि वो खेती में एक उत्साह तो बढ़ाते हैं, लेकिन उत्साह बढ़ने से जो समाज गति के लिए जो पैसा या मेरे अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, प्रकृति का असंतुलन हो रहा है, या खेती से लोगों का मन हट रहा है, और या आर्थिक स्थिति से गांव कमजोर हो रहे हैं, गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है, जहर जहर के कारण स्वास्थ्य के लिए सवाल खड़े हुए हैं, पर्यावरण के प्रदूषण पर सवाल खड़े, उन सवालों के उत्तर उसमें नहीं थे। तो इस प्रकार से मेरा मन बना कि मुझे कब कब लगा? किस साल? ये मुझे लगा 96 में। 96 में मुझे लगा कि इन तरीकों में प्रकृति की व्यवस्था को समझने का, उनके साथ जीने का कोई नियम स्पष्ट नहीं। कैसे आपको लगा कि ये मतलब सही नहीं हो रहा है? हाँ, सही क्या, केवल तरीके हैं वो। जैसे जैसे आपका उत्पाद नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं, उत्पादन बढ़ने की कुछ उम्मीदें जगी। अच्छा। लेकिन उत्पादन जितना बढ़ना था या बढ़ाया जा सकता है, जैसे प्रकृति का सिद्धांत विविधता में काम करता है, हाँ। और हम एकल फसल प्रणाली पर काम कर रहे हैं। तो मोनोक्रॉपिंग में उत्पादन बढ़ाने का जो हम नियम खोज रहे हैं, उसमें हम कुछ भी लागत लगाएं, उत्पादन उतना नहीं बढ़ेगा जितनी देश को जरूरत है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को, लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग खेती को कैसे अपना सकें, इस पर ध्यान गया। इसके लिए हमने फिर देश में पता लगा कि प्रकृति की व्यवस्था को समझने की जरूरत है। उस समय फिर हमको एक सूचना मिली कि परमाणु के विकास क्रम और व्यवस्था को समझने का एक दर्शन धरती पर उपलब्ध है। उस दर्शन का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। इसके प्रणेता हैं पूज्य श्री अग्रहार नागराज। ये अमरकंटक में रहते थे। 22 वर्ष समाधि और 6 वर्ष संयम साधना के बाद में इनको प्रकृति की व्यवस्था का सूत्र सिद्धांत समझ में आया। हमारे मन में एक जिज्ञासा उठी कि हो सकता है कि यदि ये परमाणु पर बात करते हैं तो इनका अनुसंधान कोई ना कोई व्यवस्था के ऊपर होगा, तो खेती के सवालों के उत्तर भी इनके पास होंगे। उस जिज्ञासा से मैं 1 जून 1997 को अमरकंटक चला गया। 10 दिन उनके पास रहा और नाना प्रकार के जो अपने अंदर के सवाल हैं, धरती की उर्वरता कैसे बढ़ेगी,
धरती और पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में क्या संबंध है, उसको मनुष्य को कैसे समझना है, और मनुष्य में कहाँ अभी तक अधूरापन है। इस तरीके से वो बहुत मुद्दों पर चर्चा हुई। उन मुद्दों पर चर्चा होने पर पता लगा कि प्रकृति की व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बहुत सहअस्तित्व में काम करता है। सहअस्तित्व का मतलब है वो पूरकता में काम करता है, उसमें कोई विरोध नहीं है। धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ पौधे धरती के लिए पूरक हैं, और दोनों मिलकर पशु पक्षियों के लिए पूरक हैं, और तीनों मिलकर आदमी के लिए पूरक है। लेकिन इस पूरकता को आदमी ने नहीं समझा। इस नहीं समझने के कारण ही उस अव्यवस्था का कारण है। तो मनुष्य ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मनुष्य के द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं हुई है, समझ में कमी के कारण गलती हुई। इससे हमारे मन में एक आशा जगी कि इस विषय को गंभीरता से समझा जाए, और फिर इसके लिए एक पुस्तक है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। उस पुस्तक को पढ़ने से ध्यान गया कि प्रकृति एक सुंदर एक व्यवस्था है, व्यापक ऊर्जा के रूप में है, और पदार्थ उस व्यापक में संप्रक्त है। संप्रक्त होने का मतलब वो उसी में बना रहता है। तो बना रहने से, ऊर्जा में बना रहने से ऊर्जित होना, ऊर्जित होने से क्रियाशील होना, और क्रियाशील होने से आचरण में निश्चित होना। तो पता लगा धरती पर एक एक इकाई में जो क्रिया है वो व्यवस्था सहज है, उसमें व्यवस्था बनानी नहीं है। चींटी में एक व्यवस्था है, मिट्टी में एक व्यवस्था है, हाथी में एक व्यवस्था है। तो प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य में व्यवस्था क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये ध्यान गया कि समझदार होने पर ही मनुष्य में व्यवस्था का उदय होता है। जब तक मनुष्य नहीं समझेगा व्यवस्था का उदय नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में आने से एक नया प्रारूप अंदर जगा, और एक नई प्रेरणा अंदर से बात हुई कि हम अभी तक अपने को समझदार मानते थे, हम समझदार थे नहीं। तो फिर समझदारी के लिए क्या किया जाए? तो फिर प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन और खेत में प्रयोग, और मैंने अपने विचार में क्या है, व्यवहार में क्या है, कार्य में क्या है, तीनों पर एक तरीके से उसको आप अभ्यास कहिए, अध्ययन कहिए, साधना कहिए, उसका एक गहरा अभ्यास किया। गहरा अभ्यास क्या है? विचार में वस्तु ठीक हो जाए, अर्थात वास्तविकताओं को अपने विचार में केंद्रित करना। अलग प्रकार की जो सूचनाएं रहती हैं उन सूचनाएं से अपने को अलग करना, बल्कि वास्तविकताओं के साथ अपने को जोड़ना। ये इससे विचार में एक समाधान का रास्ता उदय होता है। फिर दूसरा, जब मैं ऐसा सोच लेता हूँ तो दूसरे आदमी के साथ मुझे कैसे बातचीत करनी है, तो उसका जो सूत्र है वो है संबंध पूर्वक न्याय का पालन। अर्थात सामने वाला मेरे जैसा है, वह भी न्याय चाहता है, मैं भी न्याय चाहता हूँ। न्याय का मतलब है वह भी सुख और समृद्धि के भाव में जीना चाहता है, मैं भी सुख समृद्धि के भाव में जीना चाहता हूँ, तो दोनों एक जैसे हैं। तो ये आदमी के साथ समानता को देखकर बातचीत करना एक बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये जो आपने पूरा चीज को समझा, हाँ, तो इसको आप अभी क्या किस किस वक्त मतलब शब्द बोलेंगे? हाँ, कौन सा इसको जो है, जैसे खेती के लिए इसको कुछ सज्जन लोगों ने बड़ा अच्छा नाम दिया। एक बार हम लखनऊ में, हमारे मित्र हैं एक डॉक्टर प्रभाशंकर ओझा, वो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के, जो सेल को देखते थे। उनके सामने जब हमने इसका प्रेजेंटेशन किया और उसमें हमने दो शब्दों का प्रयोग किया कि ये सहअस्तित्व है और ये आवर्तनशील है, तो उन्होंने इसका नाम सुंदर रख दिया, ये सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि, और इसी का नाम फिर समक पद्धति पड़ गया। मैंने कोई नाम नहीं रखा, ये तो सारी दुनिया, जब सारे किसान समझेंगे तो सभी की खेती है, और मैंने इसकी कोई खोज की है मुझे ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैंने किसान में विश्वास पैदा हो इसलिए मैंने अपने ऊपर पहले इसको समझा भी है और प्रयोग भी किया, ताकि किसानों को ये बात आसानी से समझ में आ जाए और वो इसमें आसानी से उसको स्वीकार कर सके। किसानों को भरोसा दिलाने के लिए कोई मित्र की जरूरत है ना, तो मैं तो किसानों को मित्रता के रूप में इसको स्वीकार किया। और इसके बारे में मैं एक छोटा सा और निवेदन कर दूं कि ये किसान भाइयों के लिए एक बड़ी सुंदर बात है कि प्रकृति की व्यवस्था में समझना, सीखना और करना तीनों क्रियाएं अलग अलग। क्या है? समझना प्रकृति के सिद्धांतों को, और सीखना उन प्रक्रियाओं को है, उन विज्ञान को है, उन तकनीकियों को है जिनके द्वारा हम
प्रकृति में उत्पादन व्यवस्था को खेत में स्थापित कर सकें। और करना क्या है, जब हमारा निर्णय हो जाता है कि अब हमको इन चीजों का उत्पादन करना है और इनसे हम इनको इतना धन अर्जन करना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया हम अपनाएंगे तो इससे करना पूरा होता है। तो जब समझना पूरा होता है, सीखना पूरा होता है और करना पूरा होता है, तो साथियों परिणाम भी पूरा होता है। यही सुखद बात, इसी सुखद बात के आधार पर ये कार्यक्रम चल पड़ा और पूरे देश के लिए बहुत शुभकामना है कि इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती में परिवर्तन के लिए पहले जैविक खेती को प्रमोट किया गया और अब इसको और अच्छे तरीके से बनाए जाने के लिए प्राकृतिक खेती के एक संकेत दिया गया है और उसमें बजट भी बढ़ाए गए हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि जैविक और प्राकृतिक खेती अलग अलग नहीं है। प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर यदि हम इनको स्वीकारते हैं तो हम सफल होंगे, नहीं तो हम प्रतिक्रिया और विरोध में फंसकर बहुत ही प्रकृति से दूर होते जाएंगे और कोई सफलता हमको नहीं मिलेगी।